कांग्रेस लीडर जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को बीजेपी में रुकनियत दिलाई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। सही मायने में बीजेपी मुनज़्ज़म पार्टी है। जितिन प्रसाद ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि पीएम दिन रात मुल्क की तरक्की में लगे हुए हैं। वजीर आजम मोदी नए हिंदुस्तान की तामीर कर रही हैं। अब नए हिंदुस्तान की तामीर में मेरी भी हिस्सेदारी होगी। देखिए तफसीली रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, जितिन प्रसाद गए, सचिन पायलट नाराज हैं, मिलिंद देवड़ा खामोश हैं। ये कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड थी। ज्योतिरादित्य पहले ही कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी के हो चुके हैं। आज जितिन प्रसाद ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलकर भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। जितिन प्रसाद को मगरबी यूपी का कदावर ब्राह्मण लीडर माना जाता है। मगरबी यूपी में किसान आंदोलन से हुए नुकसान और अजित सिंह के इंतकाल के बाद खाली पड़ी सियासी जमीन पर जितिन प्रसाद को मौका मिल सकता है। बीजेपी को भी इसका अंदाजा है, तभी तो वजीर दाखिला अमित शाह से लेकर सीएम योगी तक ने उन्हें मुबारकबाद दी। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि जितिन प्रसाद जी का भारतीय जनता पार्टी में इस्तकबाल है। मुझे पूरा यकीन है कि उनके पार्टी में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अवामी खिदमत के अहद को और मजबूती मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि श्री जितिन प्रसाद जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में पार्टी को जरूर मजबूती मिलेगी। जितिन प्रसाद के बागी तेवर उन्हें विरासत में मिले हैं। उनके वालिद साल 2000 में सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस सदर का इंतखाब लड़ चुके थे, जबकि कांग्रेस में तब्दीली के लिए जितिन प्रसाद भी कुछ महीने पहले ही बागी तेवर दिखा चुके थे। 2017 में ही जितिन प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन करने की सियासी गलियारों में हवा चल रही थी, लेकिन वो हवा आज हकीकत बन गई। प्रियंका गांधी भी इसे रोक नहीं पाई। अब कांग्रेसी लीडर्स जितिन प्रसाद को दगाबाज कह रहे हैं। जितिन प्रसाद जी आज दूसरे दल में गए। कांग्रेस पार्टी ने उनका जितना सम्मान किया, उनकी पहचान दी, उनको सांसद बनाया, मंत्री बनाया, और आज जिस तरह उन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। विधानसभा लड़े 2017 में, पार्टी ने टिकट दिया। 19 में लोकसभा लड़े, पार्टी ने टिकट दिया। जो अपने न जीत पाए वो दूसरे पर आरोप लगाए, तो मैं नहीं समझता ये ठीक होगा। यूपी में 2022 में इंतखाबात होने हैं। प्रियंका गांधी यूपी में 2017 से लगातार एक्टिव हैं। ऐसे में जितिन प्रसाद का कांग्रेस छोड़ना प्रियंका की मुहिम को झटका लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए तमाम लोग हमारे साथ जुड़े। हमारे खास मेहमान, उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। हमारे साथ शेख इरफान साहब है, एडिटर जी सलाम। इसके साथ ही अजय वर्मा है हमारे साथ, लीडर कांग्रेस। इसके साथ ही सैयद यासिर जिलानी, स्पोक पर्सन बीजेपी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले आप दोनों का मैं खैर मकदम करना चाहूंगी जी सलाम में। इरफान साहब, पहला सवाल मेरा आपसे। कांग्रेस की जानिब से कहा जा रहा है कि जितिन प्रसाद विश्वासघाती है। उन्होंने विश्वासघात किया है पार्टी के साथ बीजेपी का दामन थामकर। लेकिन असल में वजह तलाशने की जरूरत नहीं है कि जैसे कि जितिन प्रसाद जैसे कद्दावर नेता अगर कांग्रेस को छोड़ के जा रहे तो कहां कमी है? और जितिन प्रसाद ये चाह रहे थे कि उनको कोई एक मेजर रोल मिले
लेकिन ये जो लेटर बॉम्ब एपिसोड हुआ था G23 जिसमें कि वो भी शामिल थे, उसके बाद जो 10 जनपद का रुख था, ख़ासतौर पे हाई कमांड जो है सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, उन्होंने कोई भी मेजर असाइनमेंट जितिन प्रसाद को नहीं दिया था। और जो सॉफ्ट कॉर्नर है कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की तरफ से था और वो कोशिश करती रही कि उनको इस पार्टी में रखा जाए और उनको यूटिलाइज़ किया जाए, ख़ासतौर पे यूपी असेंबली इलेक्शन के लिए। और आपको याद होगा कि हाथरस केस जब हुआ था, जिस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे थे वहाँ पे, तो उनको रास्ते में रोका गया था यूपी पुलिस द्वारा और काफ़ी कुछ हंगामा भी हुआ था, जिसमें खुल करके खुद जितिन प्रसाद साहब ने कहा था, यूपी गवर्नमेंट के लिए कहा था और योगी साहब के लिए उन्होंने कहा था कि ये गलत हो रहा है, एट्रोसिटी बाय पुलिस हो रहा है वहाँ पे। तो मेरा ये मानना है ये सब कुछ, ये सारे एपिसोड्स होने के बावजूद भी वो ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स से परेशान थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे ये इरेज आउट हो रहे हैं कांग्रेस और एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। आपको इस बात पे गौर करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि यंग हैं, एम्बिशियस हैं और ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और इनके ट्विटर हैंडल को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ साफ साफ कि फॉर्मर मिनिस्टर। तो मेरा यह मानना है कि उन्हें ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली देख रहा है कि एक रूलिंग पार्टी के साथ जो मेजर हर स्टेट में है, एक बीजेपी के साथ अगर वो आते हैं तो उन्हें एक बड़ा कैनवस मिलता है और काम करने का ज़्यादा मौका मिलता है। इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने यूज़ किया। रही बात बीजेपी ने जो पिक एंड चूज़ किया है, अगर मान लीजिए इनको सेलेक्ट किया गया है तो डेफिनेटली यूपी इलेक्शंस उनके दिमाग में है, एक ब्राह्मण फेस है। और सबसे बड़ा जो डेंट है 10 जनपद पे किया गया है, क्योंकि ही वॉज वेरी क्लोज टू राहुल गांधी और उस फैमिली के ये बहुत क्लोज थे, तो उनको अलग करने से एक मैसेज गया पूरे हिंदुस्तान में। जी अजय वर्मा जी, राहुल गांधी के इतने करीबी है जितिन प्रसाद, वो भी पार्टी में नहीं रहे, बीजेपी में जा चुके हैं, बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बड़ा कद था जितिन प्रसाद का पार्टी के अंदर, लेकिन आप उन्हें भी नहीं रोक पाए। 2017 से कवायद हो रही थी, खबरें आ रही थी कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, वक्त आपको मिला लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मना पाए। देखिए, आदमी की व्यक्तिगत सोच किस लेवल पे हो, कांग्रेस पार्टी ने जतिन प्रसाद जी, इनके फादर खाटी कांग्रेसी थे जितेंद्र प्रसाद साहब, और उत्तर प्रदेश पीसीसी के चीफ भी रहे थे, हम लोग भी उनकी कमेटी में थे। जितिन जी को 2 बार कांग्रेस पार्टी ने एमपी का टिकट दिया और इतनी कम उम्र में केंद्र में मंत्री बनाया आदरणीय राहुल जी ने, आदरणीय हमारी श्रीमती सोनिया जी ने, और उनको प्रतिभा का मौका दिया, फिर टिकट दिया, फिर 2 बार और हारे। तो कांग्रेस पार्टी के देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अति महत्वाकांक्षा होना पॉलिटिक्स में गलत बात है। अभी उम्र ही कितनी थी। ये जैसे माधवराव सिंधिया का हश्र आपको देख रहे हैं ना आप, मध्य प्रदेश में जाके क्या हुआ है कांग्रेस में तो उनकी हैसियत नंबर 3-4 में आ जाती थी। ये जितिन जी की अपनी सोच है, मेरे तो उनसे पर्सनल संबंध बहुत अच्छे हैं और पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन बीइंग ए कांग्रेसी, चूंकि उन्होंने ये डिसीजन लिया, पता नहीं क्यों लिया, क्या लिया, कैसे लिया। अजय जी, दूसरे लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जाता कांग्रेस के अंदर? 4 लोगों के बीच क्यों कांग्रेस पार्टी घूमती हुई नजर आती है? ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर गए कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट का वाकया अभी बहुत दूर नहीं है, बहुत दिन नहीं हुए हैं, इसे आप बुला नहीं सकते। जितिन प्रसाद पार्टी छोड़कर चले गए। नए चेहरों को क्यों नहीं तरजीह दी जाती है पार्टी के अंदर? मैं ये बताने ही जा रहा हूं आपको अभी कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, बहुत बड़ा समुंदर है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं, विचारधारा है। जतिन प्रसाद साहब चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में उनको आने वाले चुनाव में कोई एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल, लेकिन कांग्रेस में का इरादा था कि कोई चीजें बदलाव की जाए, कुछ चीजें की जाए। इस संबंध में एक बैठक भी की गई थी, दिल्ली में भी की गई थी, यूपी के लोगों को भी बुला के की गई थी, अलग अलग राय मशवरा भी किया गया था और चर्चा परिचर्चा हुई थी। अब पता नहीं वो क्या ऐसी चीज मांग रहे थे जिसकी वजह से कि भाई उनको ये लगा कि मेरा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है और मैं बीजेपी में चला जाऊंगा। अब वो बीजेपी में चले गए तो कांग्रेस के प्रति तो सही मायनों में पार्टी ने जो उन्हें सब कुछ दिया, एक तरह से गद्दारी की गई है पार्टी के प्रति। वो उनकी अपनी सोच है, उनकी सोच के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो बसपा ज्वाइन कर लेते, सपा ज्वाइन कर लेते। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस एक समंदर है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से जा रहे हैं, आपने ये बात कही, लेकिन कांग्रेस हमें रायबरेली तक ही सिमटती हुई नजर आ रही है। सैयद यासिर जिलानी साहब
आपको लगता है जितिन प्रसाद ने ऐसा कुछ ज्यादा मांग लिया जो कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई और वो नाराज होकर बीजेपी में आ गए? आपको लगता है कि कांग्रेस मौजूदा हाल में इस सिचुएशन में है, इस हालत में है कि वो बहुत ज्यादा बड़ा पद जितिन प्रसाद को दे पाती? देखिए, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस के आंतरिक मामले पे मैं किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस के हालात बहुत अच्छे नहीं। कांग्रेस से लगातार कांग्रेस के जो युवा नेता थे, जो कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के साथ कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश कर रहे थे, पिछले दिनों में भारत के जनमानस ने देखा है। और उन्हीं युवा नेताओं के सेकंड नंबर पे जितिन प्रसाद आ रहे थे और जितिन प्रसाद ने पार्टी को छोड़ दिया। जो मेरी जानकारी है, अजय जी ने नहीं बताया, पिछले 1.5 साल से उनकी पार्टी के हाईकमांड से मुलाकात नहीं है। पार्टी के लोग उनको तवज्जो नहीं देते। उन्होंने पार्टी के बीच में ही एक अपनी ब्राह्मण सभा भी उन्होंने तैयार कर ली थी। और पार्टी के अंदर देखिए, कांग्रेस पार्टी की विडंबना इस वक्त ये है कि कांग्रेस पार्टी परिवार तक सिमट के रह गई है। क्यों आज उन्होंने आके कहा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी सही मायने में संस्थागत, जो अगर कोई हिंदुस्तान में एक पार्टी बची है जो सबके लिए सोचती है, जो जनमानस के हित की बात करती है, जो लोगों को उसकी वैल्यू देती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। वो खुद जितिन प्रसाद ने अपने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने बोलना शुरू किया है तो बोला है। तो ये कांग्रेस को खुद समझना होगा, आत्मचिंतन और मंथन करना होगा कि कांग्रेस की हालत इतनी बद से बदतर क्यों हो गई। पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश का अगर आप इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस जूझ रही है। कांग्रेस एक तरीके से अपने लोगों के बीच में ही लड़ रही है। कांग्रेस का आप अगर विधानसभा में उनकी उपस्थिति अगर आप देखेंगे तो पिछली बार 7 थे, उससे पहले 17 थे, उससे पहले 30 थे, उससे पहले 38 थे। ये कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस और यही हालत उसके पूरे भारत में। कांग्रेस के साथ छोड़ने वाले बड़े बड़े लीडरों में हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम आता है, जो आसाम के मौजूदा चीफ मिनिस्टर थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी इतने बेख्याली में थे कि उन्होंने माधवराव सिंधिया का नाम दे दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनका साथ छोड़ दिया। जो सबसे करीब राहुल गांधी का जो लीडरशिप है, कांग्रेस का हाईकमांड है, उसके साथ जो नाम था वो छोड़ के चला गया। आप कांग्रेस की विडंबना देखिए कि पिछले कई महीनों से कांग्रेस अपने अध्यक्ष को नहीं चुन पाई थी। कांग्रेस की बेचारगी समझ सकते हैं। ये बार बार कहते हैं कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस समंदर है और कांग्रेस पता नहीं क्या क्या कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के हालात आज आप और क्यों हुआ, इसको समझने की जरूरत है। कांग्रेस ने बंगाल के अंदर अपनी धुर हुई विचारधारा वामपंथियों के साथ हाथ मिला लेती है, 0-0 हो जाती है और केरला का चुनाव हार गई। धुर विरोधी विचारधाराओं के साथ उसने तमाम जगहों पे, चाहे वो आसाम में वो बदरुद्दीन अजमल के साथ चले जाते हैं। अब पंजाब के हालात आप देख रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू के साथ जो लड़ाई है वो सड़कों पे। पिछले 1 हफ्ते से हाईकमांड तय नहीं कर पा रहा है कि वहां पे प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, वहां पे मंत्री कौन आएगा। तो ये कांग्रेस के अवलोकन की जरूरत कांग्रेस के लोगों की को चाहिए। कांग्रेस को परिवार से निकाल के कांग्रेस में जो लीडर हैं, जो सड़क पे काम करते हैं, मैं जानता हूं कांग्रेस के बहुत सारे लीडर जो हम लोगों के साथ स्टूडेंट विंग में पिछले 15, 20 सालों से हम लोगों ने देखा है, आमने सामने हमने उनसे लड़ाई लड़ी है। आज वो हाशिए पे, जिन्होंने दिल्ली जैसी जगह पे NSY को खड़ा किया और कांग्रेस को बड़ा करने की कोशिश करी, वो आज और ये दर्द कांग्रेस के कारकुनान में, लीडरान में नजर आ रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस हाशिए में है और हाशिए में जाने के बाद फिर भी यहाँ पर क़यादत नहीं है, चेहरे की कमी है। किसके चेहरे पर आगे बढ़े, ये सवाल उठता है। इरफान साहब, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और आज पूरी तरह से हाशिए पर जाती हुई नजर आ रही है। जहां पर जिन रियासतों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी आप देख सकते हैं कि पार्टी के अंदर खाने ही किस तरह की मुखालिफत हो रही है, किस तरह की मुखालिफ आवाजें उठ रही हैं। पंजाब का जिक्र मैं करना चाहूंगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों के बीच की जो भी यहाँ मुखालिफत है वो जग जाहिर है। दिल्ली तक ये बात पहुंची। इसको निपटाने के लिए आज ये बड़ी खबर भी आई कि कमेटी बना दी गई है, 2 डिप्टी CM बनाए जाएंगे। 2022 में इलेक्शन हो रहे हैं और अभी भी यहाँ पर 2 डिप्टी CM बनाने की बात हो रही है। तो कैसे संभालेंगे ये अपना कुनबा?
देखिए, जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है, फैमिली के शैडो से बाहर निकलना पड़ेगा। इंदिरा गांधी के जो शैडो है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, जिसके वजह से बहुत सारे बड़े लीडर्स इस पार्टी से बाहर निकले, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो। आपको याद होगा ऑलमोस्ट 10 इयर्स, 10 साल यूपीए गवर्नमेंट रहा, यूपीए 1, यूपीए 2, और उस दौरान मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इन्वेरिएबली काफ़ी ठीक ठाक काम किया था उन्होंने, और उन कामों को अप्रिशिएट भी किया गया है। मोदी साहब ने भी अप्रिशिएट किया। मेरा ये मानना है कि जिस दौरान वो अच्छा काम कर रहे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये इजाज़त नहीं था कि वो मीडिया में कुछ बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनके बातों को इंटरनेशनल मीडिया में छापा जाए, नेशनल मीडिया में छापा जाए। कांग्रेस को हमेशा ये डर रहा है कि जो नॉन गांधी फैमिली से हैं, गांधी फैमिली के बाहर हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो जो इमेज है, नेहरू इमेज, गांधी इमेज, राजीव गांधी की बात, इंदिरा जी की बात, तो फिर वो कम हो जाएगा। उस फियर के वजह से क्या हुआ कि लोग ये कहने लगे कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो बिल्कुल चुप रहता है, मोनी बाबा का उनको नाम दे दिया गया। तो अल्टीमेटली दिस थिंग हैज़ डैमेज द एंटायर पार्टी। उनके, क्योंकि जब आपका नेता, आपका लीडर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, मासेस से बोल नहीं पा रहा है, उनके स्टेटमेंट कहीं छप नहीं पा रहे, तो वो पार्टी को डैमेज किया है। तो वही खामियाजा आज भुगत कांग्रेस को महसूस करना पड़ रहा है, वो उसका एक रिजल्ट है। और इस बात को राहुल गांधी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, इसीलिए डेलिबरेटली वो पार्टी को लीड नहीं करना चाह रहे हैं, वो आना ही नहीं चाह रहे हैं। बहुत सारे रिक्वेस्ट हो रहे हैं हर तरफ से। शुरुआती दौर में 5 साल पहले या ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स पहले ये एक कॉन्फ्लिक्ट था अपर लीडर्स, सीनियर लीडर्स और यंग लीडर्स के बीच में। मैं यासिर भाई ने जो बातें कही है, आई बिलीव इन दैट एंड आई एग्री विथ हिम। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, उस कॉन्फ्लिक्ट का आज ये नतीजा है कि सारे स्टेट में इस तरीके की चरमराई हुई हालत है कांग्रेस की। बिल्कुल। अजय जी, आपके पास चेहरे की कमी है, किसकी लीडरशिप में पार्टी को आगे बढ़ना है ये डिसाइड नहीं है। अभी तक कांग्रेस का जो नेशनल अध्यक्ष होना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, वो आपके पास नहीं है। 3 बार चुनाव टल चुके हैं, कैसे आप पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? राहुल गांधी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं कि जो लीडर जा रहे हैं वो अपने जाती फायदे के लिए जा रहे हैं, पर्सनल उनको बेनिफिट चाहिए, इसलिए वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन आप बता दीजिए कि कांग्रेस में कौन इस वक्त आपको मजबूत नजर आता है, किसकी क़यादत में, किसकी लीडरशिप में पार्टी आगे बढ़े और कारकुनान आपके साथ जुड़े? देखिए, कारकुन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता अभी पिछले, सोनिया जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल जी ने स्वेच्छा से ये पद छोड़ा, ना कि किसी दबाव से या किसी उससे अपनी जिम्मेदारी लेते हुए। हमारे यहाँ लोकतंत्र कायम रहता है, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चलती जैसी वर्तमान सरकार में चल रही है। हम लोग अभी पीछे कोविड की समस्या से देश जो जूझ रहा था, हमारी पार्टी जिस लेवल पे भी सक्षम थी, जिस स्टेट में हमारी सरकार थी वहां, और जहां जहां हमारी सरकार नहीं थी वहां हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के और सेवा दल के कार्यकर्ता अपने स्तर से ज्यादा, अपनी हैसियत से ज्यादा उन लोगों को मदद कर रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर के बेड के लिए। मैं अगर अपनी सूची दूं पिछले 2 महीने की, तो आप कहेंगे कि आप अपने मुंह मियां मिट्टू बनने हैं। मैं मियां मिट्टू बनने की नहीं कह रहा, जो काम हम करते हैं। बंगाल के चुनाव में राहुल जी ने जनसभाएं, रैली करनी छोड़ दी, इसलिए कि वहां पर शोर मच रहा था, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। देश की सरकार के मुखिया जितिन प्रसाद को क्यों जिम्मेदारी दी गई बंगाल की? जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। जिले इलाही उस वक्त लोगों की जान बचाने के पीछे तो लग नहीं रहे थे, लोगों को सुविधा तो दिलवा नहीं रहे थे, बस इस तरह से खुश थे। आसाम में आपने क्या किया? क्या राहुल गांधी ने वहां रैली नहीं की? प्रियंका गांधी ने वहां रैली नहीं की? आवाम को खिताब नहीं किया? जनसभाएं नहीं की? जिस वक्त आसाम में हालात रैली की थी, उस वक्त हालात इतने बुरे नहीं थे, हालात तो बुरे बाद में हुए। और अनुरोध किया गया था जिले इलाई से कि इन सारे चरणों के चुनाव को एक चरण में करा दीजिए, लेकिन जिले इलाई तो 200 प्लस का दावा देख रहे थे और वो 300 प्लस जीत के भी आए बंगाल से। तो इन्हीं बात का गुस्सा उनको है कि वो दूसरी पार्टियों में इनका टारगेट रहता, तोड़फोड़ करो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, इनका टारगेट है सत्ता में कैसे आया जाए। यूपी में इनकी पार्टी में खुद टूट होने जा रही थी अभी पीछे। योगी साहब अगले प्रधानमंत्री हैं, मैं आपके चैनल से फिर कह रहा हूं। तो मोदी साहब को ये झिला नहीं कि योगी साहब फिर जैसे आडवाणी जी हटा के ये बने थे, ऐसे योगी जी इन्हें बटा के आने वाले कल में 24 के प्रधानमंत्री। आप कह रहे कि अगले प्रधानमंत्री हैं यहाँ मोदी? जी हाँ, योगी जी है, बिल्कुल है, और इसमें कोई डाउट ना समझे। लेकिन ये बात मोदी साहब और नड्डा साहब और अमित शाह जी को बहुत बुरी लगी। अब उत्तर प्रदेश को या तो वो कर सकता है 2
दो प्रदेशों में तब्दील कर दें कद और पद छांटने के लिए, या कुछ और चीजें चलें। चूंकि जो ए के शर्मा साहब लाए गए हैं दिल्ली से, उनको मुख्यमंत्री बनाने का जो प्रयास और कयास चल रहा था, उस पे विराम आरएसएस और योगी जी के उससे लग गया। तो आज देखिए अजय जी, एक बात कहूं मैं, एक बात कहना चाहूंगी, एक बात मैं कहना चाहूंगी, मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी अब भी विपक्षियों में खामियां निकालने की कोशिश कर रही है। आप पहले अपना कुनबा संभालिए। 2017 से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर है, लगातार संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि 2017 के बाद से संगठन कितना मजबूत हुआ है वहां, एक आंकड़ा पेश कर दीजिए। हालांकि ये इनका इंटरनल मामला है, मैं इसको चर्चा कर सकता हूं। वो तो ये जाने, जहां तक प्रियंका जी का सवाल है, प्रियंका जी 2017 का जब चुनाव हुआ था तो यदा कदा कुछ चीजों पे, कुछ जनसभाओं में उन्होंने शिरकत की थी, लेकिन अब वो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में चाहती हैं कि आने वाले कल में लोगों ने सबको देख लिया, अब बहुत दिन हो गए हैं और बदलाव चाहते हैं। चूंकि पीछे जो आप लोग अभी खुद में ही कंफ्यूज्ड हैं कि किसको लीडरशिप मिलनी चाहिए, किसकी क़यादत में जो है पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। कभी कहते हैं कि प्रियंका गांधी जी पूरी तरह से क्लियर नहीं थी कि किस तरह से उनको आगे बढ़ना है, कुछ इश्यूज थे, राहुल गांधी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, सोनिया गांधी अध्यक्ष पद संभालना नहीं चाहती हैं। 4 लोगों में आप पार्टी को घुमा रहे, उससे बाहर निकलिए, दूसरे चेहरों को यहाँ पर तरजीह दीजिए। जैसे बीजेपी में नए चेहरों को तरजीह दी जाती है। आपको मैं 2017 के आपका जवाब दे रहा था। लेटेस्ट 2020, 21, 19 में तो जितनी सक्रिय पूरे देश में हमारी नेता प्रियंका, कितने नाम है आपके पास? कितने नाम है आपके पास कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए? कितने नाम है आपके पास? कोई नया नाम है आपके पास? ये सवाल मैं पूछूंगी आपसे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस क्या पूरी तरह से हाशिए पर जा चुकी है? क्यों यहां कांग्रेस के जो कद्दावर लीडर हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे? क्यों एक कौमी पार्टी बीजेपी को करार दिया जा रहा है कांग्रेस लीडरान के जरिए? इन्हीं तमाम मौजू पर हम बात कर रहे हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब, मेरा सवाल आपसे, आपको क्यों लगता है कि जितिन प्रसाद अब बीजेपी में शामिल हुए हैं तो मजबूती मिलेगी पार्टी को? क्योंकि 2014 से उनके अगर हम कारकर्दगी की यहाँ बात करें, जिस तरह से मुजाहिरा कर रहे हैं, उसके बाद एक भी इलेक्शन वो नहीं जीते हैं। आपको क्यों लगता है कि जितिन प्रसाद पार्टी को मजबूत करेंगे? मोहतरमा देखिए, मैं इरफान भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारे लिए कोई भी जो आता है, हमारे यहाँ जो एक मूल मंत्र है हमारे वजीर आजम का, सबका साथ, विकास, विश्वास, और जिस तरीके से उन्होंने काम किया हो, चाहे वो पिछला टेन्योर रहा हो या मोदी 2 का ये 2 साल, और इस पैंडेमिक में पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से, किस जो मजबूत इरादे वाला कोई नेता, मजबूत इरादे वाला जो लीडर, अभिभावक, आपका गार्जियन होता है, वही उस तरह से काम कर सकता है जैसे हमारे वजीर आजम ने भारत में किया। हम आज दुनिया में बहुत बड़े देश में तो नहीं गिने जाते हैं, लेकिन नीचे के पायदान पे होते हुए भी हमने अपनी 2 वैक्सीन तैयार करी है। ये हमारे पास है। बड़े बड़े जो मजबूत देश हैं उनके पास भी अपनी वैक्सीन नहीं है, लेकिन भारत के अंदर 2 वैक्सीन है। ये इसका श्रेय हमारे ऑफकोर्स जो वैज्ञानिक हैं, जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं, उसके साथ साथ हमारे वजीर आजम को जाते हैं। लोग उनसे इम्प्रेस होते हैं, उनके काम को देखते हैं, ईमानदारी को देखते हैं। हमारे यहाँ पिछले 7 साल की सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी किसी तरह की बात नहीं। हम तर्क की बातें करते हैं, हम उल्टी सीधी दूसरी बातें कि उत्तर प्रदेश में कौन क्या कह रहा है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चर्चाएं चलती है, हम उस पर चर्चा नहीं करते। लेकिन अगर कोई डिबेट सामने आती है, कोई टॉपिक आता है, तो हम उस पर भी चर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अभी हम डिबेट कर रहे हैं, जितिन प्रसाद एक बहुत बड़ा नाम है, हमारे पास आएंगे, आ गए अब वो, और आके वो काम करेंगे एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, जो हमारे 10 करोड़ कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में मौजूद हैं, जिनको इस वक्त ये एजाज हासिल है कि वो दुनिया और हिंदुस्तान के सबसे बड़े संगठन के अब मेंबर हो गए, और वो वही काम करेंगे जो यासिर साहब, ब्राह्मण चेहरा है जितिन प्रसाद, और उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण आपसे नाराज चल रहे हैं योगी हुकूमत से, उनको साधने की कोशिश होगी? मोहतरमा, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको कि हमारे यहाँ कोई जाति, कोई धर्म, कोई इस तरह की किसी तरीके की राजनीति कभी से नहीं हुई। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना के आई थी तो सब लोग शामिल थे। उसके बाद 2019 में
लेकिन यासिर साहब, ठीक है, बीजेपी इस रूल को फॉलो नहीं करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी निजाम जो है वो जातीय समीकरण के आधार पर ही डिसाइड होता है। इरफान साहब, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जितिन प्रसाद को अब बीजेपी में ये लोग ले आए हैं, बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया है, ब्राह्मण चेहरा है, ब्राह्मण जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर नाराज चल रहे थे। 2022 में असेंबली इलेक्शन होने हैं, तो यहाँ वो ब्राह्मणों को मना पाने में कामयाब होंगे क्या, लगता है आपको? देखिए, एक यंग लीडर है, ही इज जस्ट 47 ईयर्स ओल्ड। उनका अपना एक एक्सपीरियंस है, एक एनर्जी लेवल है, और जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं वो डेफिनेटली, एक लीडर जब जाता है तो उसके साथ बहुत सारे लोग आते हैं और एक ब्रिज वो बनते हैं, क्योंकि ये नीचे से नहीं गए हैं, ये चॉपर से छत में ड्रॉप किए हैं। यानी ये अगर आए हैं तो मोदी साहब के माध्यम से आए हैं, अमित शाह साहब के माध्यम से आए हैं, नड्डा साहब के माध्यम से आए हैं, तो इन्होंने पैराशूट से वो ड्रॉप किए हैं उस पार्टी में। ऐसा नहीं कि ग्रास रूट लेवल पे ये काम कर रहे हैं, प्रचारक हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये जूते घिस रहे हैं और फिर जाके वहाँ तक पहुँचे। तो ये जब, इसलिए इनका वेलकम हो रहा है, ये दिल्ली से वहाँ यूपी भेजे जा रहे हैं और यूपी में सारे लोग स्वागत कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको वेलकम किया है। तो एक ब्रिज बना है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, जो भी इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को बाकायदा डिस्कस किया जाएगा। और ये IT सेवी हैं, बिल्कुल कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेंगे, डिजिटली बहुत फास्ट चलेंगे ये, क्योंकि ये राहुल गांधी के टीम के थे। तो सब, चाहे वो सचिन पायलट साहब हों, चाहे आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, ये सब उसी डून प्रोडक्ट है ये लोग, और इंटरनेशनली काफ़ी कनेक्टेड है। तो वो सारा का सारा फ़ायदा होगा। इससे दो बातें हुई है कि ये इन्होंने सिर्फ कांग्रेस से एक लीडर को नहीं लिया जिसका इम्पैक्ट यूपी असेंबली से एक लीडर को नहीं लिया जिसका इम्पैक्ट यूपी असेंबली इलेक्शंस में होगा, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने खुद मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने ये मैसेज दिया है अपने लोगों को भी कि अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाहर से अच्छे लोग इस पार्टी में आकर के वो काम करेंगे जिन काम के लिए बीजेपी के लीडर्स को सिलेक्ट किया गया था। ये बहुत क्लियर है कि जो नॉन परफॉर्मर है उनको बिल्कुल कोई काम नहीं दिया जाएगा। और जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कांग्रेस में, जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी एक अलग लॉबी बन गई, जो जूनियर है उनकी एक लॉबी बन गई। तो ये जो गैप आया उसके वजह से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, और उसी कमजोरी को बीजेपी ने अपने एडवांटेज के लिए यूज किया है, बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। यासिर साहब कह रहे हैं कि वो एक कार्यकर्ता के तौर पर, कारकुनान के तौर पर काम करेंगे, लेकिन उनका जो कद है वो कार्यकर्ता का नहीं है। ये बात समझ नहीं होगी। जी यासिर साहब बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। मैं इरफान भाई की बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं कि हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रचार करते हैं तो वो कार्यकर्ता होते हैं, और जब प्रधानमंत्री होते हैं तो प्रधानमंत्री। नड्डा जी हमारे जो अध्यक्ष हैं, सदर मोहतरम, भी जब काम करते हैं तो एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। और जितिन प्रसाद, मैं मानता हूँ कि जितिन प्रसाद जी, आप क्योंकि हमारे इरफान भाई की सहाफत बड़ी पुरानी है, बहुत जमाने से लोगों को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को भी कवर किया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी कवर किया है, और क्षेत्रीय दलों को भी इरफान भाई ने कवर किया है। तो वो अपनी सहाफत के नजरिए से अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो भी आता है उसकी हैसियत एक कार्यकर्ता की तरह होती है और उसे परफॉर्म करना पड़ता है, और वो काम करता है। उसे मंडल में उतरना पड़ता है, उसे जिले की कार्यकारिणी को समझना पड़ता है, उसको प्रदेश की कार्यकारिणी को समझना पड़ता है, और फिर वो राष्ट्रीय लेवल के स्तर पे अपने काम को लोगों को दिखाता है, और तमाम लोग इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो ये मेरा मानना है कि वो काम करेंगे। वो बड़े लीडर हैं, बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में, वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, और उनकी जो लेगेसी है, जो उनका बैकग्राउंड है उनके फादर का, वो भी एक बहुत बड़ा है, क्योंकि वो भी राजनीति में रहे हैं। तो इन सारी चीजों को मिलने के बाद, और हमारे उत्तर प्रदेश में खास करके बहुत सारे ऐसे जो बार बार कांग्रेस और दूसरे मित्रगण ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को लुभाने के लिए इस तरह का एक नया प्रयोग किया है भारतीय जनता पार्टी में। मैं उनसे कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण चेहरा पहले से ही काम कर रहे हैं, एक और इंक्लूड हो गए जिनका पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी स्वागत करता है। लेकिन फायदा तो मिलेगा ना सर, जितिन प्रसाद बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश के अंदर, फायदा तो मिलेगा, और वो अपने काम को ही तो दिखाने के लिए बीजेपी में आए हैं, उन्होंने खुद कहा। हमारे वजीर आजम ने
जो काम किए हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जो ऐतिहासिक इस वक्त तक तमाम महाराजगंज से और गाजियाबाद का जो पूरा का पूरा एक ज्योग्राफिकल सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में, उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो जनमानस के साथ वायदा किया था, वहां के जो वजीर आला हैं योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है, उसी काम को वो कंधे से कंधा मिला के सबके साथ मिलकर काम जितिन प्रसाद भी करेंगे। तो ऑफ कोर्स भारतीय जनता पार्टी का फायदा। ठीक है, इरफान साहब आप कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक प्लांट को नर्सरी से उठा करके किसी बड़े जगह में लगाया जाता है, लेकिन किसी पुराने प्लांट को उखाड़ करके अगर आप कहीं पे लगाते हैं तो ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए बीजेपी की ये कोशिश है कि जितने यंग लीडर्स हैं, जिनके अंदर एनर्जी है और वो बड़ों की बातों को सुन सकते हैं, उनके अंदर कोई ईगो या रिसेंटमेंट ना हो कि किसी बड़े ओहदे वाले लीडर ने कुछ कहा तो फिर वो नाराज़ होकर चले गए। तो एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को इससे पूरा फ़ायदा होगा। ठीक है अजय जी, मेरा सवाल आपसे, पार्टी के अंदर ना तो युवा रुक रहे हैं, नौजवान चेहरे रुक रहे हैं और ना ही बुजुर्ग चेहरे रुक रहे हैं। G23 ग्रुप सबने देखा है, कौन कौन इसमें शामिल है मैं नाम गिनवाना चाहूंगी। शशि थरूर, जितिन प्रसाद, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, राज बब्बर, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज चौहान, विवेक तनखा, आनंद शर्मा। ये वो लीडर हैं, वो नाम हैं जो कांग्रेस की रीढ़ रहे हैं। अजय जी हमारे साथ मौजूद नहीं है, राब्ता नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं इरफान साहब से ही सवाल ले लेती हूँ। इरफान साहब, ये जो मैंने तमाम नाम गिनाए हैं इन लीडरान के, ये वो चेहरे हैं जो शुरू से ही कांग्रेस में रहे और पार्टी को एक नई बुलंदियों पर इन्होंने पहुंचाया है। इनका मकाम बहुत आला है, लेकिन अब यही लोग नाराज हैं। पार्टी में क़यादत को लेकर, नेतृत्व को लेकर ये चिट्ठी लिखते हैं हाईकमान को कि ठीक तरीके से नेतृत्व नहीं हो रहा है, उस पर आप तवज्जो दीजिए। ये हाल है कांग्रेस का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रणब मुखर्जी हमारे प्रेसिडेंट रहे और बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर थे। वो एक पावर हाउस उनको कहा जाता था, इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। और किसी भी रीजनल पार्टी से या किसी भी ऑपोजिशन से जब बात करने की बात होती थी, वो एक ब्रिज के रूप में काम करते थे। एक्सपेक्टेशन था, वो प्रणब मुखर्जी ये चाहते थे कि उनको कांग्रेस पार्टी सब मिल करके, यहाँ तक कि 10 जनपद से भी इंडोर्समेंट हो, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। UPA 1 हो, UPA 2 हो, वो चाह रहे थे कि उस जगह पे चलो अगर प्रधानमंत्री वो नहीं बने उस रिजीम में, तो चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं उनका नाम रिकमेंड हो एज अ प्रेसिडेंट। लेकिन वो काम जो है बीजेपी द्वारा किया गया और वो उस जगह पे रहे क्योंकि फिनेंशियल बैकग्राउंड था उनका, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उस दौरान काफ़ी अच्छे काम भी हुए थे। तो ये सारी चीज़ें जो बाकी के लीडर्स हैं, बाकी के जो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हो, चाहे सलमान खुर्शीद साहब हो, चाहे कपिल सिब्बल साहब हो, वो एसेस कर रहे हैं कि क्या मूड है 10 जनपद का और किस तरीके से लोगों को वो रिटर्न दिया जाता है काम करने के लिए। पी चिदम्बरम साहब भी सोच रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको वो प्रोफाइल नहीं मिल रहा है जो वो डिज़र्व करते हैं। बार बार वही बात घूम फिर के आ रही है कि इट्स ऑल अबाउट पार्टी, इट्स ऑल अबाउट वन फैमिली पार्टी। तो उसका नुकसान हो रहा है कांग्रेस को, और इसका नुकसान इस कदर हो रहा है कि लोग नाराजगी खुले मंच से जाहिर कर रहे हैं। जो बड़े लीडर हैं वो खुले मंच से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यासिर जी, 5 रियासतों में असेंबली इलेक्शन होने हैं। जाहिर सी बात है, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नए चेहरे सामने पार्टी ज्वाइन भी करेंगे और कुछ पुराने चेहरे जाएंगे भी, क्योंकि ये रूल है सियासत का, जहां जिसको मलाई दिखती है वो वहां बैठ जाता है। पार्टी के अंदर क्या सभी के लिए रास्ते खुले हुए हैं? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जो भी आएगा भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी। अभी देखिए, मैंने क्या कहा कि इरफान भाई की जो सहाफत है बड़ी पुरानी है, उनको जो जानकारी है वो बहुत अंदर तक रहती है और उन्होंने कांग्रेस के तमाम उन लीडरान के नाम दिए हैं जो कभी नंबर 1 के रेस में हुआ करते थे, आज वो कहीं दिखाई नहीं दिए। आज ही आपने देखा है राशिद अल्वी साहब का बयान, वो खुद कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत कमजोर होती जा रही है। इस तरीके से नाराजगी है। अभी कांग्रेस ने अपने एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में भी चेंज किया है, जिसको लेके तमाम उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह एक नाराजगी है, क्योंकि लोगों के अंदर एक लीडर देखने का जो हमेशा से रहा है, उसमें वो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जो कभी लीडर नहीं रहे या कभी कहीं और रहे, कहीं और रहे, कहीं और रहे और अचानक से उनको आपके सामने लाके लीडर रख दिया कांग्रेस पार्टी ने। तो वो उनको एक्सेप्ट करने में बड़ा
बहुत सारी चीजें समझौता करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीजें कांग्रेस को खुद अवलोकन करना पड़ेगा, खुद आत्मचिंतन और मंथन का नजरिया उनको अख्तियार करना होगा। और देखिए, कांग्रेस अपने जो उसके खुद के बनाए हुए रूल्स थे उसको कांग्रेस ने पिछले दिनों तोड़ा है। कांग्रेस वामपंथी विचारधारा के साथ खड़ी हो गई। कांग्रेस जो कट्टर सोच रखते हैं आसाम में अजमल साहब, उनके साथ खड़ी हो गई। कांग्रेस अपना खुद का किला केरला में खो देती है, अपने हाथ से जीता हुआ चुनाव हार इसलिए जाती है कि उसने बंगाल में वामपंथी विचारधारा से जिससे कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। तो इस तरह की रणनीति और इस तरह की राजनीति कौन से एडवाइजर कांग्रेस को दे रहे हैं, ठीक ये है कांग्रेस को यासिर साहब, एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा, लेकिन ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो आपसे सवाल पूछूंगी कि आप पर इल्जाम लगते हैं कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, पार्टियों में सेंध लगाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। तमाम लीडरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी से राब्ता नहीं हो पा रहा था, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस लीडर हैं। अजय जी, मेरा सवाल आपसे, पिछले एक साल में कांग्रेस के जो इलेक्शन होने हैं, अध्यक्ष को लेकर जो चुनाव होना है, वो 3 बार टाल दिया गया है। आप कह रहे हैं कि भाई पेंडेमिक है, कोरोना वबा है, इस वजह से इलेक्शन नहीं कराए जा रहे हैं और जब तक ये हालात रहेगी, सूरत हाल रहेगी, तब तक इलेक्शन होंगे भी नहीं। कांग्रेस की जानिब से ये कहा जा रहा है। ठीक है, मान ली आपकी बात, लेकिन जब असेंबली इलेक्शन होते हैं तो वहां ये बात अमल होती नजर नहीं आती है। क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी मान जाएं और फिर से इस पद पर बन जाएं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल जी बहुत डायनेमिक लीडर है और देश में अगर कुछ झूठे लोगों को जवाब दे सकते हैं तो राहुल गांधी दे सकते हैं, क्योंकि हर लड़ाई के हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर, चाहे रोजगार का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, कोविड का मामला हो, काले धन का मामला हो, 15 लाख का मामला हो, जितनी शिद्दत के साथ देश में राहुल गांधी उसको उठाते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, शायद कोई विपक्ष नहीं निभा पा रहा। अच्छा, चूंकि मेरे भाई हैं छोटे याशिर बैठे थे बहुत सारे, क्योंकि एक्चुअली में इनको झूठ बोलना आईटी सेल सिखाता है, अब ये भी उसी का अनुसरण करेंगे। 1950 में जिले इलाही का देश के प्रधान सेवक साहब का जन्म हुआ, ये तो इनकी 2 जन्म तिथियां हैं। बड़नगर रेलवे स्टेशन पे इन्होंने कहा कि मैंने 6 साल की उम्र में चाय बेची। बड़नगर रेलवे स्टेशन तो 56 में होना चाहिए था, जबकि रेलवे का रिकॉर्ड ये कहता है 56 में वहां ट्रैक था और 1973 में बड़नगर रेलवे स्टेशन बना तो 23 साल की आयु थी। तो इसी तरह से ये जो इनका उद्देश्य ये है कि पूरे देश में झूठ बोलो, जिसका ये मुद्दा है उसको तोड़ो, पार्टियों में अजय जी, आप घूम फिर के बीजेपी के आसपास घूमने लगते हैं। मेरा सवाल आपसे मेरा सवाल आपसे कि क्या राहुल गांधी इस पद को संभालेंगे, और अगर नहीं संभाल रहे हैं तो जिम्मेदारी लेने से पीछे क्यों हट रहे हैं? देखिए, मैं उसी का जवाब देने जा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा 30 सेकंड में इसको बता के फिर उसी का जवाब दें। ठीक है। तो अब ये जतिन प्रसाद जी गए हैं वहां में, तो झूठ के आंकड़े से देश, आप फुल मेजोरिटी, तो देखिए जब फुल मेजोरिटी, अगर आप किसी फुल मेजोरिटी से किसी कार पे कब्जा तो कर सकते हैं, लेकिन जब किसी को कार चलानी नहीं आती तो कार का तो नाश होगा, आज नहीं होगा कल होगा, कोई कुछ होगा कोई कुछ होगा। जतिन प्रसाद जी के जाने से कांग्रेस पार्टी को ऐसा कोई नुकसान इसलिए नहीं है कि कांग्रेस में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कांग्रेस ग्रास रूट लेवल पर लोग ही नहीं है कांग्रेस के अंदर, लोग ही नहीं है, एक एक करके लोग जा रहे हैं, आप उनको तो रोकिए। मैं बता तो रहा हूं, अभी जतिन प्रसाद चले गए, बड़ी अच्छी बात है, उनकी अपनी सोच थी, उनको ले जाने वाले लोग थे। पूरे देश ने आपने देखा कि अपनी ताकत और पावर बढ़ाने के लिए राज्यसभा में किस तरह से पूरे देश में तोड़फोड़ करके समाजवादी के, बसपा के, सपा के, कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों को लिया, और बाहर की जितने भी दागी लोग थे इनके आने पर गंगाजल डल के शुद्ध हो जाते हैं। खैर, राहुल गांधी जी हमारे इस लायक हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और हमारी क्या जिम्मेदारी नहीं ले रहे ना, जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। 20 करोड़ लोगों का ये मूड है, फ्रंट पर नहीं आ रहे हैं, फ्रंट पर नहीं आ रहे राहुल गांधी। समय उचित समय पर आ जाएंगे, और वो तैयार कर रहे हैं अपनी टीम, और हम लोग भी पूरे पिछले 30-35 साल से पार्टी के लिए लगे हुए हैं। यानी कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बनेंगे, तैयारी हो रही है, दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलेगा पार्टी के अंदर। कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के आसपास ही घूमती रहेगी कांग्रेस। ठीक है, ठीक है। अशोक गहलोत साहब हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, अमरिंदर सिंह साहब चीफ मिनिस्टर है, राहुल गांधी अर्जी का कोई हो सकते हैं, जिस योग्य होगा। अब तो हो सकता है अजय वर्मा हो सकता है अध्यक्ष बन जाए कभी,
तो ये तो डिपेंड्स करता है परिस्थिति और सर्कमस्टांसेस पर कि अजय वर्मा के भाग्य में और अजय वर्मा के वर्क में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। लेकिन कांग्रेस का हर कार्यकर्ता डिवोटेड है। हम नहीं चाहते कि हमारी जब पार्टी साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह को बोलने की इजाजत नहीं थी खुलकर मीडिया के सामने, आवाम के सामने, तो आप ये कह रहे हैं कि दूसरे लोग इस पद पर काबिज हो सकते हैं? ठीक है, तोड़फोड़ का आपने इल्जाम लगाया, ठीक है, ठीक है। मनमोहन सिंह साहब जितने काबिल प्राइम मिनिस्टर थे, हम उनकी काबिलियत पे कोई शक ही जाहिर नहीं कर रहे हैं। इरफान साहब ने भी कहा कि बहुत काबिल वो वजीर आजम थे, लेकिन उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता था। वो यूनिवर्सिटी ही एक है संसार में आज तक जिससे उन्होंने एमए ठीक किया है अजय जी, और यूनिवर्सिटी नहीं। ठीक है यासिर जी, आप तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं, पार्टी में सेंध लगाते हैं, दूसरे लोगों को अपनी पार्टी में दाखिल करते हैं। देखिए मोहतरमा, पहले तो मैं बताऊं कि कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता हर उस कुतर्क में मुलविस होते हैं जिससे कोई जनमानस का सरोकार नहीं। उन्हें कोई लेना देना नहीं जनमानस के लिए क्या कार्यक्रम किस तरह से क्रियान्वित किया जाए, कैसे प्रोग्राम बनते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ये इन लोगों से कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ कुतर्क कि कब वजीर आजम साहब पैदा हुए, कब कहाँ गए, क्या गए, ये करते करते आज इनकी स्थिति यह हालत हो गई है कि इनसे बेहतर काम जो क्षेत्रीय दल हैं वो कर रहे हैं। इनसे बेहतर मजबूत सिचुएशन अगर किसी की है तो अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय जो पार्टी है उनकी है। इनसे ज्यादा एमएलए उनके जीत जाते हैं, इनसे ज्यादा कॉर्पोरेटर उनके जीत जाते हैं। तो आप अपने अंदर आत्मचिंतन मंथन अजय जी करिए, हमारे बारे में छोड़ दीजिए। हमें आईटी सेल क्या सिखाती है, हमारे को क्या डेली हमें बताया जाता है, किस तरीके से हम कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सरकार और जनमानस को जोड़ने का काम करते हैं, ये कोई और दल नहीं करता है। हमारे यहाँ डेली क्लासेस लगती है, बिल्कुल लगती है। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को, हमारे जैसे प्रवक्ताओं को, हमारी जो मीडिया विभाग है, मीडिया के जो हमारे पदाधिकारी है, वो बताते हैं कि हमें किस तरीके से जो हमने कार्यक्रम भारत के जनमानस को हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार ने किया है उसको नीचे के लेवल तक, अंतिम छोर पे जो बंदा खड़ा है उस तक कैसे पहुंचे, ये हमें बताया जाता है। और वही काम हमने इस पेंडेमिक में किया है। और उसी तरीके से लोगों के बीच में एक जो विश्वास है, एक जो उनका विकास है, उसको हम बरकरार रखते हैं, उनके विश्वास को बरकरार रखते हैं और सबको साथ लेके जो चलने का मूल मंत्र है उस पे हम कायम हैं। आपकी तरह इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। इधर उधर की बातें करेंगे आपका काफिला लुटता चला जाएगा और आपके काफिले में वही मुझे लगता है 3 लोग बच जाएंगे, राहुल गांधी, मैडम सोनिया गांधी, मैडम प्रियंका गांधी। निकलिए उससे। आज भी आप राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं। आपके पास एक से एक सीनियर लीडर हैं जिन्होंने एक जमाने से 1960s के बाद के भी लीडर आपके पास मौजूद हैं, 70s के लीडर मौजूद हैं, 80s के लीडर मौजूद हैं, लेकिन उनकी क्या औकात है आपके पार्टी में, आपके संगठन में, किस तरीके से उनको किनारा कर दिया गया है, ये हिंदुस्तान देख रहा है। और नौजवानों की सिचुएशन तो ये है कि जो लड़के हम लोगों के साथ जो हम जब हमने कॉलेज में छात्र विंग की राजनीति की शुरुआत करी थी, आपकी एनएसवाई के जो लड़के थे वो आजकल दिखाई नहीं देते। वो उन गलत कामों में मुलविस है जिसकी वजह से उनके ऊपर पुलिस के छापे पड़ते हैं, उनको पुलिस उठाती है। इन सब चीजों से निकलिए और जहाँ पे सरकार कुछ अच्छा कर रही है उसको तारीफ करना सीखिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी जिस मकबूलियत पर पहुंची है इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको लफ्जों में क्या बयान करना, आवाम खुद इस बात को महसूस कर रही है। लेकिन लगातार बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगते रहते कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। गोवा इलेक्शन के दौरान भी हमने देखा था, लास्ट ईयर जब असेंबली इलेक्शन हुए थे लास्ट टाइम, उत्तराखंड के अंदर भी हमने देखा, हरीश रावत की जब सरकार थी, ये लगातार इल्जाम लग रही हैं बीजेपी के ऊपर। आपको लगता है कि जोड़ तोड़ की राजनीति करने की बीजेपी को जरूरत है? देखिए, एक बात मैं आपसे कहूं कि एक इंग्लिश में कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सवाल ये उठता है कि आपकी नीयत क्या है, आपका इंटेंशन क्या है। आप जब भी कोई काम करते हैं तो अल्टीमेटली ये देखा जाता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो अगर नीयत साफ है तो मंजिलें आसान है। सवाल ये उठता है कि अगर पूरे देश को आप स्टेबिलिटी दे रहे हैं और सारे स्टेट को एक साथ मिल करके आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो पूरे देश हित में कोई काम आ रहा था, मेरा ये मानना है कि एवरीथिंग इज़ फेयर। सवाल अब अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस का रिवाइवल इस चीज़ में है, 10 जनपद आप किसी दिन जाएं और 24 अकबर रोड देखें जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, सिर्फ एक दीवार है जो दोनों को सेपरेट करता है। तो 24 अकबर रोड इज सीन एज एनेक्सी ऑफ 10 जनपद। जब तक उन दोनों दीवारों के बीच में जब तक डिफरेंस नहीं आएगा,
द पार्टी प्रेसिडेंट और द चेयरमैन ऑफ द पार्टी शुड स्टे अवे, काफ़ी दूर उनको रहना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे कांग्रेस रिवाइव करेगा। ये जब तक वो फैमिली के शैडो से बाहर नहीं होगा, कांग्रेस का दोबारा रिवाइवल बिल्कुल मुश्किल है। बिल्कुल। अजय जी, एक सवाल आपसे, ध्यान से सुनिएगा, कुछ बयान मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बंगाल इलेक्शन पर इंडियन सेक्युलर फ्रंट जैसे संगठनों से कांग्रेस को दूर रहना चाहिए, यह आनंद शर्मा ने कहा। उसके बाद फुरफुरा शरीफ के धर्मगुरु के नेतृत्व वाला संगठन इंडियन सेक्युलर फ्रंट जिस कार्यक्रम में शामिल था, उसमें पश्चिम बंगाल के प्रदेश सदर का मौजूद होना और हिमायत करना शर्मनाक था। आनंद शर्मा ने ये बात कही। लगातार आपकी पार्टी के अंदर से ही मुखालिफ आवाजें उठ रही हैं। देखिए, आनंद शर्मा साहब कांग्रेस के बड़े नेता हमारे थे, हैं और रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नीतियों के खिलाफ जाकर महबूबा मुफ्ती से अपना हाथ मिलाते हैं कश्मीर में और 40 महीने सरकार चलाते हैं, आप ये देखिए, हम लोग तो इस वक्त देश के हालात सुधारने के लिए अपनी नीतियों से भी हम समझौता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देश की जो हालात जीडीपी के, व्यापार के, नौकरी के, रोजगार के, कोविड की हर चीज को झूठ बोलना, हर चीज को छुपाना, आंकड़े छुपाना, झूठ बोलना, झूठी चीज दिखाना, कितने बदतर हाल है। ये कुछ इनके लोग हैं जो इनके पेट। अजय जी, ये तमाम मुद्दे आपको उठाने चाहिए। आप विपक्ष में, हालांकि उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है विपक्ष में। 2019 में जिस तरह से आम चुनाव हुए, उसमें जितनी सीटें आप लेकर आ पाए हैं, आप विपक्ष की स्थिति में भी नहीं है। मोहतरमा, डीजल पेट्रोल ने रिकॉर्ड तोड़ महंगाई में संसार में रिकॉर्ड तोड़ दिया। पेट्रोल, सरसों के तेल ने 200 की छलांग लगा दी, चूंकि एक बाबा रामदेव और एक अडानी साहब, दो बड़ी कंपनी। मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ। वक्त कम है, मैं इत्तेफाक रखती हूँ। इन तमाम मुद्दों को अपोजिशन को उठाना चाहिए, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, पार्टी के अंदर ही अगर एक राय नहीं है, लगातार अलग अलग तरह के बयान सामने आएंगे, तो आवाम आप पे किस तरह से भरोसा करेगी? छोटा सा जवाब। इतनी बड़ी पार्टी, देखिए, इतनी बड़ी पार्टी है, जब एक घर में 5 लोग होते हैं, आपकी मुट्ठी की आनंद शर्मा जैसे कद्दावर लीडर की भी बात अनसुनी की जा रही है, उनको भी आप छोटा बता रहे हैं। ठीक है सर, यासिर साहब, लास्ट कमेंट, वक्त कम है और बहुत छोटा सा जवाब, लास्ट कमेंट। लेकिन हमारे यहाँ ठीक है अजय पार्टी में मनभेद नहीं है। ठीक है, मतभेद है, ठीक है। यासिर जी, बहुत छोटा सा जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि खुद इस मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत जरूरी है कि जो बात मैं फिर कहूंगा कि हमारे जो बड़े सहाफी हैं हिंदुस्तान के, इरफान भाई ने कहा कि उन्हें खुद सोचना होगा, उन्हें समझना होगा कि वो दीवार कैसे हटे, वो कैसे दूर तक जाएंगे, तो उनको उनके दिमाग में अपने संगठन को सही चुस्त और दुरुस्त करने की एक सोच आएगी, क्योंकि वो उसी दीवार के उस तरफ से निकल के आते हैं और अपने एनेक्सी के अंदर अपने कार्यक्रम और अपने नेताओं से मिल लेते हैं। तो उतनी दूर में तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी सही होने वाला। ठीक है, फिर भी क्योंकि उनका अपना मामला है, वो खुद सोचें। भारतीय जनता पार्टी जो भी आएगा, हम उनका स्वागत करेंगे। हमारा परिवार बढ़ रहा है क्योंकि हम जनमानस के लिए काम करते हैं। ठीक है, इरफान साहब, लास्ट कमेंट। एक वेलकम डेवलपमेंट है ये, और इसमें राहुल गांधी साहब को ये सोचना पड़ेगा कि जितने भी उनके यंग लीडर्स थे, जो उनके साथ थे, जो उनके मित्र थे, वो लोग जा रहे हैं, तो इन सबके एब्सेंस में इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मिस्टर राहुल गांधी कि आगे वो पार्टी को कैसे लेकर जाए, क्योंकि जो सीनियर लीडर्स हैं उनके और राहुल जी के बीच में गैप तो बहुत ज़्यादा है, और नए लोगों को वो ला करके डेवलप करेंगे उस चीज़ को, एक बड़ा टफ टास्क है। चलिए, कुल मिलाकर कांग्रेस को ये समझने की कोशिश करनी होगी और ये मंथन भी करना होगा कि कहां कमी रह रही है लीडरशिप में और किस तरह से अपने पार्टी के जो लीडरान हैं उनको साथ में जोड़ा रखा जा सके। इन तमाम चीजों पर गौर करना होगा कांग्रेस को। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस के लिए जद्दोजहद है यहाँ, और जद्दोजहद उन लोगों से है जो खुद उसकी पार्टी में शामिल थे। आज एक एक करके कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गौर करने की जरूरत है कांग्रेस को। फिलहाल आज के मुद्दा में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।